सो बेटा जी, कल हमने रिसोर्स प्लान्स के बारे में पढ़ा था और हमने प्रोजेक्ट प्लान्स के बारे में पढ़ा था। इससे पहले जो हम प्रोजेक्ट प्लान्स के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम एक और डिलीवरेबल जो है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम डिलीवर करती है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होती है, वो है प्रोजेक्ट चार्टर। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर एक्चुअली प्रोजेक्ट को गवर्न करने का एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। इवन अगर आगे जाके हम एक और डिलीवरेबल डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट चार्टर का हिस्सा होता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है ना, वो किसी भी लेवल पे उस प्रोजेक्ट को गाइड प्रोवाइड करता है और उसकी डायरेक्शंस को तय करता है। तो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेजर जो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल है, या हम इसको कह सकते हैं कि ये मास्टर प्लान है उसका। तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू इसके अंदर शामिल होता है। ओवरव्यू से मुराद होता है जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करंटली परफॉर्म कर रही है उसको स्टडी किया जाता है और उसको उसकी ब्लूप्रिंटिंग की जाती है, प्रोटोटाइपिंग की जाती है। ठीक है, इसको एज इज़ कहते हैं। एज इस सिचुएशन को स्टडी किया जाता है और उसके बाद बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए टू बी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। यानी कि हम फ्यूचर में उससे कौन सी एजम्पशंस चाहते हैं, उससे कौन सी चीज़ें परफॉर्म होती देखना चाहते हैं, वो टू बी प्रोसेस होता है। उसके लिए आगे वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे बिज़नेस प्रोसेस की री इंजीनियरिंग कैसे होती है, बिज़नेस प्रोसेस की रीडिज़ाइनिंग के कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। तो यहाँ पे वो डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट से क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए परफॉर्म करेगा, जो कि हमारे लेगेसी सिस्टम्स के अंदर मौजूद नहीं है, या जिन वजूहात की बुनियाद पे हम ERP सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशंस। देन हम इसमें स्कोप लिखते हैं। प्रोजेक्ट का स्कोप जो है, उसकी हमने डिफरेंट 9 लेयर्स को डिस्कस किया है। उनके बारे में एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट इस चार्टर का हिस्सा बनता है। उन 9 लेयर्स के अंदर प्रोजेक्ट की हर किस्म के एस्पेक्ट्स को, हर किस्म की बाउंड्रीज़ को हमने कवर किया होता है। तो हमें बड़ा क्लियर होता है कि हम प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें स्किप करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा वेरिएट चीज़ जो होती है वो प्रोजेक्ट का स्कोप होती है। प्रोजेक्ट का स्कोप वक्त के साथ साथ ऑनरशिप जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी कंसेंसस की वजह से या नए रुझानात आने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, जो कि टाइम और कॉस्ट इंक्रीज होने का बाइस बनता है। तो हमने इसको कंट्रोल करने के लिए इसको प्रोजेक्ट चार्टर का हिस्सा बनाना होता है और देन प्रोजेक्ट चार्टर को साइन किया जाता है। इसकी किक ऑफ मीटिंग होती है, उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको शामिल करके उनको प्रेजेंट किया जाता है। दैन उनके सिग्नेचर्स लिए जाते हैं कि अभी हम इन चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं इतने टाइम और इतनी कॉस्ट के अंदर। अगर प्रोजेक्ट का स्कोप इंक्रीज़ करता है तो उस सूरत में टाइम और कॉस्ट भी इंक्रीज़ होंगे। तो ये चीज़ें रिटन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाई जाती हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की फ़िज़ा ना बने। देन प्रोजेक्ट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। गोल्स हमने देखा कि लॉन्ग टर्म्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, वो फेल हो जाती है। जब तक हम अपना जो है अपनी मंजिल डिसाइड नहीं करते, तब तक हमारी राहें जो होती हैं वो हमारे लिए यूज़लेस होती हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने का जो बेसिक पर्पस होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ओवरऑल गोल दैट द प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव शुड बी अलाइंड इन कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़। जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं आइंदा 10 साल में, आइंदा 20 साल में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ये उसके मुताबिक अलाइन किया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स फाइनल करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम किसी भी स्टेज के ऊपर जाके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को, ERP इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें, उसकी असेसमेंट कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं उन डिलीवरेबल्स को कि हम उसके मुताबिक पेमेंट्स करते हैं। ठीक है, हम उसके मुताबिक अगली स्ट्रेटजीज डिफ़ाइन करते हैं, अगले लेआउट पे जाते हैं, अगले फेजेस के ऊपर जाते हैं। तो हम कभी अगले फ़ेज़ तक में दाखिल नहीं होते जब तक पहले फ़ेज़ के तमाम डिलीवरेबल्स अचीव
ना हो जाए। यानी कि पहले फेज़ में जो चीज़ें हम परफॉर्म करना चाहते हैं हम उनकी चेकलिस्ट बनाते हैं, अगर वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं हम उनकी कॉस्ट उनका टाइम उसके मुताबिक मैच करते हैं, फिर हम अगले फेज़ के ऊपर जाते हैं। तो हमें जो है ना वो एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म मिलता है बाय इन लिस्टिंग द ऑल डिलीवरेबल्स इन द प्रोजेक्ट। जितने भी डिलीवरेबल्स हैं उनको बिफोर टाइम हम इन लिस्ट करते हैं। उसकी वेरियस रीजंस हो सकती हैं, जिस तरह से जो पेमेंट्स हैं हम कहते हैं कि जब इतने इतने फेजेस के बाद इतनी इतनी पेमेंट जो है ना वो वेंडर को और इतनी इतनी पेमेंट कंसल्टेंट्स को दी जाएगी। तो ये हमारे पास डिलीवरेबल्स होते हैं जिनको हम चेक करते हैं। अगर डिलीवरेबल्स अचीव हो चुके हों तो हम उसके मुताबिक पेमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती हैं। ठीक है, सेट ऑफ डिलीवरेबल्स आर प्लान्ड आफ्टर ईच फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। हम देखते हैं कि हर फेज़ के बाद कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो प्रोजेक्ट के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और किसी भी फेज़ की जो सक्सेस है हम देखते हैं कि क्या ये फेज़ सक्सेसफुल रहा है, तो हम उसके डिलीवरेबल्स की लिस्ट निकालते हैं और उनको मैच करते हैं। जो हमने चीज़ें सपोज की थी, जो चीज़ें हमने एज्यूम की थी, हम देखते हैं कि क्या वो चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। उन चेक लिस्ट के ऊपर हम चेक करते जाते हैं, चेक लगाते जाते हैं, देन हम असेस करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं कि हमारे इस फेज़ की सक्सेस रेशो क्या रही है। ठीक है, तो सक्सेस रेशो कैलकुलेट करनी है। अभी हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उससे पहले हम हर फेज़ के डिलीवरेबल्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। फिर बिजनेस केस समरी जो हम कहते हैं कि ओवरऑल जो हम ईआरपी के अंदर करने जा रहे हैं उसको सिंगल पैराग्राफ के अंदर नरेट किया जाता है कि हम किन चीज़ों को चेंज करने वाले हैं। उनकी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये रफ कॉस्ट होती है और प्रोजेक्ट का एक बड़ा रिस्क फैक्टर ये भी होता है कि हम कॉस्ट को फिक्स कर लें। ठीक है, कॉस्ट कभी भी फिक्स नहीं रहती, टाइम कभी भी फिक्स नहीं रहता। एक रफ कट आइडिया होता है जिसकी बुनियाद पे हम चल रहे होते हैं। अगर उसमें 10, 15, 20 दिन का गैप आता है इनिशियल स्टेजेस के अंदर, वो बियरेबल होता है। और बाज़ दफ़ा ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन में 6 to 8 मंथ्स जो है ना वो लिंगर ऑन हो जाते हैं, तो उसको भी हम लेट काउंट नहीं करते। सिमिलरली कॉस्ट के मैकेनिज़्म में भी अगर कुछ कॉस्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है ओवरऑल कॉस्ट के 10 to 15%, तो उसको हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट के अंदर ही जो है ना कंसिडर करते हैं। अगर वो कॉस्ट 20, 30, 50% पे जा रही है, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट अपनी कॉस्ट से इंक्रीज़ कर रहा है। तो प्रोजेक्ट हमेशा अपनी कॉस्ट से तब एक्सीड करता है जब उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, यानी कि उसके स्कोप चेंज होता है या उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं जो कि इन डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि क्या सॉफ्टवेयर हाउसेस को या सॉफ्टवेयर वेंडर्स को ये ख्वाब आएगा कि ये इतनी देर में चीज़ें पूरी कर सकते हैं। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ये ख्वाब वाला मैकेनिज़्म नहीं है। वहाँ पे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एस्टिमेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स जो हैं वो एनालॉजी बेस्ड हैं, जिस तरह से हम ये देखते हैं कि हमने पिछले सालों में इतना काम इतने इतने टाइम में कर लिया था। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि अब ये भी काम हम तकरीबन 3 महीने में या 6 महीने में कर लेंगे। ये हमारे पास है एनालॉजी मेथड। कुछ हमारे पास है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। हम मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के काउंट करते हैं कितने फंक्शन पॉइंट्स हैं। जिस तरह ये ना हमारे पास, तो ये फंक्शन पॉइंट है, दिस इज़ अ फंक्शन पॉइंट, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, न्यू स्लाइड, ये हमारे पास फंक्शन पॉइंट है। हम ये देखते हैं कि हम एक फंक्शन पॉइंट कितनी देर में क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कितनी परसेंट मंथ जो एफर्ट आती है और कितनी कॉस्ट आती है। हम एक फंक्शन पॉइंट की एवरेज से देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने फंक्शन पॉइंट्स हमने क्रिएट करने हैं। फिर हम उन फंक्शन पॉइंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि तमाम फंक्शन पॉइंट एक ही टाइम में, अगर एक फंक्शन पॉइंट 5 दिन में बन रहा है तो अगला फंक्शन पॉइंट भी 5 दिन में बन जाएगा। हो सकता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और वो 2 दिन में क्रिएट हो जाए, हो सकता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो और वो 15 डेज तक एक्सीड कर जाए। तो हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है ना वो मेजर करते हैं। उसके लिए हमारे पास साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिसेस होते हैं। आगे जाके मे भी आप किसी कोर्स में इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। तो वेंडर्स जो होते हैं ना वो फंक्शन पॉइंट जो हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, उनसे फंक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। उन फंक्शन पॉइंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं बाय यूजिंग साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिसेस, और देन उनकी कॉस्ट और उनका टाइम रिक्वायर्ड पर्सन मंथ जिसको हम कहते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो उनसे वेंडर को भी आइडिया हो जाता है कि कितनी चीज़ें वो कितने दिनों में कवर कर सकते हैं, कितनी चीज़ों में उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और
दूसरे संबंध में जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है, उनको भी आइडिया हो जाता है कि क्या वो इतनी कॉस्ट को बियर कर सकते हैं या बियर नहीं कर सकते। तो अभी हम प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो उसके चार्टर के अंदर ये चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि लिंकर हो, जब ये प्रोजेक्ट अंडर वर्किंग हो, अंडर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हो, तो उस दौरान जो है ना वो बदमज़गी की फ़िज़ा कायम ना हो। सो हम प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखते हैं, दिस इज़ नॉट द फाइनल कॉस्ट। देन हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी भी डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। बिग बैंग है, फेज्ड है रोल आउट है या फेज्ड रोल आउट है एट्सेट्रा, क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट और टाइम के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर आप बिग बैंग अप्रोच जो है ना लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट, जो कि रिस्की होता है, लेकिन देखिए टाइम और कॉस्ट सेव हो रही होती है उससे। और इस तरह मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो होती हैं उनके अंदर अपने अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं और अपनी अपने टाइम और कॉस्ट की ड्यूरेशन होती है। हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं ताकि उस सूरत में अगर प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ डिले आता है तो वो हम उसको अपने प्रोजेक्ट चार्टर से जस्टिफाई कर सकें, ना कि वहाँ पे कुछ जो है ना वो बेहंगमी हालात पैदा हों। हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर ओपन करके सामने रख लेते हैं कि हमने डिसाइड किया था कि इस फेज़ को इतना टाइम लग जाएगा। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, जो हम कहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के अफराद होते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन या 3 ऑर्गेनाइजेशन से, तीनों से मुराद यहाँ पे कंसल्टेंट है, वेंडर है और कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ERP को इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है। तो हम क्या करते हैं, उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके सामने ये चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी, ताकि अगर इनमें किसी जगह पे वो चेंज चाहते हैं तो प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेज के ऊपर उसको हाईलाइट कर दें। अदरवाइज वो सिग्नेचर्स करके उसको वेरीफाई कर देते हैं, ऑथेंटिकेट कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी किस्म के प्रॉब्लम से महफूज रहा जा सके। लिस्टिंग ऑफ द नेम ऑफ द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, सप्लायर, वेंडर, कंसल्टेंट। हम ये देखते हैं बाज़ दफ़ा हमें इन 3 पार्टीज़ के अलावा और पार्टीज़ से भी कंसल्ट लेनी पड़ती है। जब हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि हमने प्रोजेक्ट की सिलेक्शन का क्राइटेरिया तय किया है, तो हम अपने प्रोजेक्ट के सिलेक्शन क्राइटेरिया से डेविएट करते थे कुछ वजूहात की बुनियाद पर। उसमें से एक वजह ये भी थी कि वो जो हमारे पास एक स्पेसिफिक कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम ERP इम्प्लीमेंट करें। हो सकता है बाज़ दफ़ा किसी स्पेसिफिक सप्लायर की रिक्वायरमेंट हो कि हम ERP इम्प्लीमेंट करें, तो हम उन ऑर्गेनाइजेशन के अफराद को भी शामिल कर लेते हैं ताकि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर डिस्कस हो चुकी हों, और अगर डिस्कस ना हो चुकी हो तो प्रोजेक्ट चार्टर रिवाइज कर दिया जाए इससे पहले कि हम उसको साइन करके इसके रियल वर्किंग के ऊपर आ जाएं। हम उन तमाम स्टेक होल्डर्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, उनको ऑन बोर्ड लेते हैं ताकि उनसे ये चीज़ें डिस्कस कर ली जाएँ, उनके सामने ये चीज़ें प्रेजेंट कर दी जाएँ। जब तक ये चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट नहीं होंगी तब तक हम प्रोजेक्ट की नेक्स्ट फेज़ के ऊपर नहीं जाते, यानी कि जो उसकी रियलाइजेशन फेज़ है हम उसके ऊपर नहीं जाते। सो इसमें जो एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वेंडर ऑर्गेनाइजेशन या थर्ड पार्टी, जिस तरह से वो आपके सप्लायर हैं, आपके कस्टमर्स हैं एट्सेट्रा, वो आपके ERP के अंदर अपने इनपुट्स दे सकते हैं। बैंक हो सकता है, कोई टैक्सेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह पाकिस्तान में FBR है, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। उसके लिए फिर हम वो जो कोई लीगल एडवाइज़र वगैरह हायर करके वो उन चीज़ों को भी कवर अप करते हैं ताकि फ्यूचर में किसी किस्म का जो फाइनेंशियल और टेक्निकल इम्पैक्ट क्रिएट ना हो। देन हमारे पास है अजम्पशंस एंड कॉन्स्टेंट्स। अजम्पशंस सिंपल सी बात है, अज्यूम जो हम कर रहे हैं कि चीज़ें हमारे लिए करें। ठीक है, जो चीज़ें हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस आर द अजम्पशंस। अजम्पशंस आर द आइटम दैट आर बिलीव टू बी ट्रू, जो हम चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड में हो जाए। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं वो चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल से बाहर होती हैं। मतलब कॉन्स्टेंट है कि ये कम से कम जो है ना वो 6 महीने में इंस्टॉल होगा। उसकी रीज़न क्या है, सर्वर्स अरेंज करने हैं, नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट करनी है, कुछ जो है ना वो रियलाइजेशन फेज़ में रिपोर्ट्स नहीं जनरेट करनी है, तो हो सकता है इसके ऊपर 6 से 8 मंथ लगते हैं। तो हम हमारे कंट्रोल से ये चीज़ बाहर है, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। उन कंडीशंस के अंदर हमें काम करना पड़ता है, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और अजम्पशंस जो हैं, जो हम अज्यूम करते हैं कि प्रोजेक्ट हमारे लिए करे, उन सारी चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है। और हम कहते हैं कि जो
अजम्पशंस को और कंस्ट्रेंट्स को कंट्रोल करने के ऊपर भी फोकस किया जाता है। इसकी रीज़न क्या होती है, जैसे जैसे जो है ना प्रोजेक्ट ग्रो करता है, टॉप मैनेजमेंट जो है ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए मज़ीद जो है ना वो बेहतरी लाती है, मज़ीद चीज़ों को सोचती है, तो ERP के स्कोप से चीज़ें बाहर जाना शुरू हो जाती हैं। फिर हम उनके कंट्रोलिंग के बारे में भी बात करते हैं, और कंस्ट्रेंट्स जो हैं हम उनको एज ए कंस्ट्रेंट ही लें, अदरवाइज़ हम उन कंस्ट्रेंट्स को जब अपने प्रोजेक्ट के ऊपर हावी कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट ज़्यादा एक्सीड कर जाता है फ्रॉम टाइम एंड कॉस्ट। तो हम करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए इनको राइट डाउन कर लेते हैं, ताकि हमने इन चीज़ों, इन कंडीशंस के अंदर ये चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर करनी है। एंड द लास्ट फैक्टर इज़ रिस्क असेसमेंट। रिस्क क्या होता है, वो फैक्टर्स होते हैं जो हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर दें, उनका प्रोजेक्ट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ नहीं है, हो सकता है, वो रिस्क है जो कि अक्कर नहीं हुआ अभी, ठीक है, अभी हम उसको सपोज कर रहे हैं, हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बारे में आगे हम जाके डिटेल में बात करना चाह रहे हैं। तो जो रिस्क होते हैं उनको टैकल करना जो है ना वो क्रूशियल होता है। अगर हम उनको टैकल नहीं करते तो हम अपने सक्सेसफुल एंड तक नहीं पहुंच सकते। तो रिस्क के बारे में हमारा अगला टॉपिक शुरू होने वाला है अभी। तो हमने देखा कि प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल की जाती हैं। प्रोजेक्ट चार्टर जो है ना वो क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें प्रोजेक्ट विजन और मिशन इंक्लूड करते हैं। प्रोजेक्ट विजन मिशन स्टेटमेंट, उसका हम कहते हैं ये टाइटल पेज होता है। तो स्टार्ट विद द विजन मिशन स्टेटमेंट आर्टिकुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट होती है वो विजन और मिशन क्रिएट करती है, ठीक है। अब विजन और मिशन जो होता है ना, ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, ये किसी ख़ास प्रोग्राम के लिए हो सकता है। प्रोग्राम से मुराद वो चीज़ होती है जो हमेशा कंटिन्यूड रहती है, और प्रोजेक्ट वो चीज़ होती है जो कि एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाती है, वो रिपीट नहीं होती। रिपीटिव चीज़ प्रोजेक्ट नहीं होती। जो रिपीटिव चीज़ होती है, जो कंटिन्यूस चलती रहती है, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स, मिशन एंड गोल्स हो सकते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रियल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो अपना विजन और मिशन क्रिएट करती है। वो कुछ मुश्किल अल्फाज हो सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी ये स्लाइड इंसर्ट की है, ये NTU का विजन और मिशन है, आपको नज़र आ रहा है बच्चों को? आप में से कोई बच्चा मुझे इसको ट्रांसलेट करके बताएगा कि आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लिया है, क्या बिफोर एडमिशन आपने पढ़ा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन क्या है? हाँ जी, एनीवन? नो सर। क्या नो नो सर? सर। बेटा अभी पढ़ ले, मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा क्या लिखा हुआ है? शाबाश। सो मेरे ख्याल में 2-3 दिन लग जाएंगे आप लोगों को ट्रांसलेट करते करते। हमने ये कहा कि प्रोजेक्ट का विजन मिशन कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी हो सकती है, जिसमें जो ना वो इंग्लिश के ख़ास कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस को इस्तेमाल किया गया हो, या बहुत आसान भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग किस तरह की उसको स्टेटमेंट चाहते हैं। लेकिन ये इससे कतन ये मतलब नहीं है कि वो सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है तो वो कोई विजन और मिशन नहीं है, ठीक है। जिस तरह से ये एग्जांपल लिखी हुई है, किसी जो है ना वो कोरियर कंपनी की है, वी विल डिलीवर द पैकेज बाय 10:30 द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये बहुत सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये पूरे उनके विजन और मिशन को एक्सप्लेन कर रही है कि जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, अंडर व्हाट कंडीशंस, कितनी सर्दी हो, गर्मी हो, कोई बारिश हो, किसी तरह के कंडीशंस भी हों, इवेंट्स चल रहे हों, ओकेजन्स चल रहे हों, उस सूरत में वो कहते हैं कि हमारा मिशन ये है कि हमने जो भी प्रोडक्ट है उसको अगले दिन सुबह 10:30 से पहले पहले जो है ना वो डिलीवर करना है टू द रिसीवर्स, ठीक है। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये टॉप मैनेजमेंट इसको आर्टिकुलेट करती है और ये कंपनी की रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस बयान कर रही होती है।
रीज़न ऑफ सर्वाइविंग बयान कर रही होती है और कंपनी को एक मंशूर देती है आइंदा अगले 10 साल का, अगले 20 साल का, तो उसको अचीव करने के लिए किन किन स्टेजेस से गुजरती हुई उस फेज़ तक पहुंच के अपनी वो एक सक्सेस का हम ना वो माइलस्टोन, सक्सेस का एक जो ना वो ट्रेडमार्क बना लेते हैं और उसकी तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। और देन हमारे पास आती है प्रोजेक्ट किक ऑफ। अब किक ऑफ से हमारा लास्ट स्टेप है यहाँ पे, अ फॉर्मल अनाउंसमेंट मीटिंग टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट चार्टर। फॉर्मली अनाउंस किया जाता है टॉप मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड जो हमारे पास जो सप्लायर्स हैं और कस्टमर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन ये बना कौन रहा था? प्रोजेक्ट चार्टर बनाया किसने है? एनीवन? सो ये बच्चों, प्रोजेक्ट चार्टर किसने बनाया था? Who have created the project charter? सर प्रोजेक्ट और कंसल्टेंट टीम ने मिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक टीम बनी थी, जो हमने इस चैप्टर के शुरू में बात की थी। उसमें कुछ लोग जो है वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे और कुछ कंसल्टेंट कंपनी के लोग थे। तो उन्होंने मिलकर ये चार्टर डिज़ाइन किया है। अब वो अपनी टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें वेंडर ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी शामिल होते हैं, कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी शामिल होते हैं और इंटरप्राइज के लोग भी शामिल होते हैं जिसने ये चीज़ें इंप्लीमेंट करवानी होती हैं। अटेंडेड बाय सीनियर मैनेजमेंट। होता है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टीम, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टीम जो अभी हमने डिस्कस किया है कि उसमें इंटरनल और कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है। एक्सप्लेन हाई लेवल प्रोजेक्ट प्लान, जो हमने 3rd नंबर पे कल इसके बारे में डिस्कस किया था। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, टाइमलाइन, प्रोजेक्ट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट डिलीवरेबल्स एट डिफरेंट स्टेजेस। जो चीज़ें हमने पिछले स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस की हैं उनको एक डॉक्यूमेंट की शेप में ला के प्रेजेंट किया जाता है। आउटलाइन की ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन का एज इज़ टू बी प्रोसेस जो है ना उसको एक्सप्लेन किया जाता है। एक्साइटमेंट, कमिटमेंट एंड मोटिवेशंस, ये चीज़ें उनके सामने इस तरह से ब्रीफ की जाती हैं ताकि उनके अंदर मोटिवेशन आए, वो कमिटेड हों इसको जो है ना वो कंप्लीट करने के लिए। और वो ऐसा ना हो कि वो जो अगर ये प्रेजेंटेशन पुअर होगी तो टॉप मैनेजमेंट डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं होगी, वो कभी भी कॉस्ट और टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगी, प्रेजेंटेशन एज इज टू बी प्रोसेस को क्लियरली डिफाइन कर रही होगी, वीएन मिशन स्ट्रॉन्गर के साथ जाएगी, तो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि इस जो प्रोजेक्ट है इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट्स रियलाइज हो सकते हैं, तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं। तो इस मीटिंग का जो पर्पस होता है उनको उनके कमिटमेंट्स गेट करना, उनकी मोटिवेशंस गेट करना, उनको एक्सप्लेन करना, उनको एक्साइट करना टुवर्ड्स द ERP इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, सो दैट कि वो इस चार्टर को रीड करें, इसकी प्रेजेंटेशन को केयरफुली सुने और उसको साइन कर दें। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग होती है, यहाँ से उसकी रियल वर्ड कोडिंग शुरू होनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। अभी हमने बात की कि रिस्क ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, हुआ तो नहीं है लेकिन हो सकता है, लेकिन उनको मैनेज कर लें, अगर हम उसको मिटिगेट का कोई प्लान बना लें तो हमारे लिए फ्यूचर में वो रिस्क की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो उनकी सिवेरिटी है, वो थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो रिस्क की वेरियस रीजंस हो सकती हैं। कुछ रीज़न ये आपके सामने जो है ना वो लिखी गई हुई हैं, इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी से मुराद हम अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी के ऊपर चले जाते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि हम नोवेलिटी चाह रहे होते हैं ना, हम चाहते हैं लेटेस्ट चीज़ हमारे पास आ जाए। हो सकता है कि हम ERP के कुछ ऐसे वेरिएंट्स को इंस्टॉल कर लें जो कि बहुत ज़्यादा जगह पे पहले इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जब इम्प्लीमेंट नहीं हुए होते तो वो मैच्योर नहीं हुए होते। ठीक है, तो ये एक रिस्क होता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी ना कहीं अडॉप्ट कर लें जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा टेस्टेड नहीं है। जब टेस्टेड नहीं है तो हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स का आइडिया नहीं होता। तो जब हम उसके फ़ायदे और नुकसान जब तक डिस्कस नहीं कर सकते तब तक हम न्यू टेक्नोलॉजी से अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमारे पास एक रिस्क फैक्टर होता है कि हम नोवेलिटी की तरफ दौड़ लगाते हुए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ना ले लें जो कि टेस्टेड नहीं है।
ठीक है, ये रीज़न होती है कि हम आमतौर पे न्यू टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं। दूसरी रीज़न ये होती है प्रोजेक्ट रिस्क के अंदर कि इनएक्सपीरियंस कोर टीम होती है। कोर टीम में बाज़ दफ़ा ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन्होंने पहले कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईआरपी के ऊपर काम ही नहीं किया होता, ईआरपी की वर्किंग को नहीं देखा होता, तो इस वजह से उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता, वो नहीं जानते होते कि ईआरपी के अंदर चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। तो ये एक रिस्क होता है, रीज़न होती है रिस्क की। उसके बाद हम कहते हैं एग्रेसिव टाइम फ्रेम। एग्रेसिव टाइम फ्रेम से मुराद ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोड होता है और टाइम पीरियड कम होता है, एक्सपेक्टेशंस अजम्पशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन चाह रही होती है कि कम से कम वक्त के अंदर ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएं। ना सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन चाहती है बल्कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, वेंडर्स और कंसल्टेंट भी ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को डील करें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉन्टैक्ट साइन करें। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन इसका नुकसान होता है कि एग्रेसिव टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो सकता है कि रह जाएं। ठीक है, तो एग्रेसिव टाइम फ्रेम एक जो है ना वो रिस्क की रीज़न है यहाँ पे। फिर हम कहते हैं जो हमारे पास फ्रीक्वेंट चेंज इन स्कोप। प्रोजेक्ट का जो है ना स्कोप बार बार चेंज होता रहता है और ये सबसे बड़ी रीज़न होती है। हमने जब से इस चैप्टर को हमारे सिलेबस को शुरू किया है, हम ये कहते हैं कि जब भी प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज होता है, टाइम को सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, इवन डॉक्यूमेंट्स रिवाइज होते जाते हैं, चार्टर रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग, ब्लू प्रिंटिंग रिवाइज हो जाती है। तो ये इशू आते हैं जब आप प्रोजेक्ट के स्कोप को चेंज करते हैं। तो ये एक रीज़न होती है रिस्क की कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी टीम होती है जिन्होंने हमेशा जो ना वो जो टॉप मैनेजमेंट होती है या जो गवर्नमेंट होती है ना, ऑपोजिशन है, हमेशा उसके ख़िलाफ़ चलना होता है। यानी कि कभी भी उन्होंने किसी उसके पॉजिटिव जो स्टेप है ना उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना होता। नेगेटिव जो इक़दाम होते हैं उनको तो खैर कोई भी नहीं कर रहा होता, लेकिन पॉजिटिव इक़दाम को भी हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी टीम होती है जो कि रेजिस्ट कर रही होती है। ठीक है, तो वो लोग जो ना ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हर्डल्स क्रिएट करते हैं। बाज़ दफ़ा वो सही तरह से रिक्वायरमेंट्स नहीं देते, बाज़ दफ़ा वो जो है ना वो अनड्यू बर्डन जो सिस्टम के ऊपर शो करना शुरू करते हैं, सिस्टम के फेलियर की जो है ना वो ऐसी रीजंस बयान करना शुरू करते हैं जो कि लॉजिकल नहीं होती, एट्सेट्रा। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है वो भी एक इफ़ेक्ट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लेक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। बाज़ दफ़ा प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा लिंगर ऑन हो जाते हैं, इतने लेंथी हो जाते हैं या इतने ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं कि टॉप मैनेजमेंट उकता जाती है उससे। ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रही है, हमारे कस्टमर जो है वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे सप्लायर इससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो किसी प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा देर लेके चलना नहीं चाह रहे होते। ठीक है, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना इंटरेस्ट लॉस्ट कर देती है बाज़ दफ़ा, ये रिस्क फैक्टर होता है। उसके बाद कनेक्टिविटी इन रिमोट एरिया, रिमोट लोकेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मल्टीपल यूनिट्स के अंदर जो है ना वो ईआरपी इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है। अगर देखें एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके मल्टीपल यूनिट्स हैं लेकिन वो फिजिकली पास हैं, तो हम उनको बाय वायर कनेक्ट कर देते हैं। अगर वो फिजिकली पास नहीं है तो फिर हमें कोई क्लाउड टाइप इस तरह की चीज़ लेनी पड़ती है या फिर अपना कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ता है। दोनों सूरतों में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं, कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स को कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट वेस्ट हो जाता है। तो ये एक जो है ना वो फैक्टर आता है कनेक्टिविटी इन रिमोट लोकेशंस, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल यूनिट्स हैं, किसी जगह पे वेयर हाउस है, किसी जगह पे प्रोडक्शन यूनिट है, किसी जगह पे मैनेजमेंट के ऑफिस हैं, किसी जगह पे प्रोजेक्ट का ऑफिस है। अगर तो ये विद इन कंट्री है तो भी इनको एड्रेस कर लिया जाता है। अगर मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर है फिर बहुत ज़्यादा इशू आता है उसके ऊपर। दैन हमारे पास आता है कंप्यूटर लिटरेसी ऑफ एम्प्लॉइज़। हम चीज़ों को इस्तेमाल तो कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि अपने फील्ड में मास्टर होते हैं, अपने फील्ड में वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो माइलस्टोन अचीव कर चुके होते हैं, बड़े सक्सेसफुल होते हैं और वो मशहूर भी होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंप्यूटर लिटरेट नहीं होते। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में या कुछ ऐसे इदारे गवर्नमेंट के, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनकी इतनी रिसर्चेज होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, लेकिन वो अपने रिसर्च पेपर्स को खुद टाइप नहीं कर सकते होते।
रिसर्च पेपर की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते होते। इस तरह के इश्यूज आते हैं। जब ईआरपी इम्प्लीमेंट होना है वो तो टोटली हम कहते हैं कंप्यूटराइज्ड है, उसमें कंप्यूटर लाइक इक्विपमेंट भी होंगे और डायरेक्टली कंप्यूटर मशीन्स भी होंगी। तो एम्प्लॉयज़ बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे होते हैं, कुछ वैसे इलिटरेट होते हैं, उनके लिए कंप्यूटर समझाना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। कुछ इलिटरेट होते हैं, वो थोड़ी सी एफर्ट से कंप्यूटर लर्न कर जाते हैं। तो ये एक फैक्टर आता है, रीज़न होती है रिस्क की, कि हमारे पास लो लिटरेसी रेट होता है और स्पेशली लो कंप्यूटर लिटरेसी रेट होता है। और हमारे पास आता है एक और इशू, नो प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग से मुराद ये है कि हमने उसके जो ब्लूप्रिंट्स बनाने हैं उसका एक ये रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करने का एक मेथड होता है। हम प्रोटोटाइप्स बना के कागज़ के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर वो कस्टमर्स को देते हैं, तो कस्टमर उनको वेरीफाई करता है कि जी बिल्कुल ये ऐसे ही होना चाहिए था। हम जो ना कार्ड्स वगैरह के ऊपर उसकी प्रोटोटाइपिंग कर ही नहीं पाते, हम जस्ट रिक्वायरमेंट लिखते हैं, उनसे कंसल्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस कर लेते हैं, क्वेश्चनियर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम प्रोटोटाइप उसकी रियल वर्ल्ड जो है ना वो कार्ड्स के थ्रू जो है ना वो इंटरफेसेस क्रिएट नहीं करके दिखाते हैं उनको, और टाइम कम होने की वजह से होता है आमतौर पे ऐसा। तो वो भी एक इशू होता है कि बाद में जो कस्टमर है वो उन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होता, उन इंटरफेसेस से सेटिस्फाई नहीं होता जो कि हम उनको डिलीवर कर चुके होते हैं। तो ये रीजंस होती हैं कुछ जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क क्रिएट करती हैं। अब हमारे पास है कि रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं हम, इसके 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हमने ये देखना है फाइंडिंग पोटेंशियल रिस्क एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे रिस्क क्रिएट हो सकता है, जो कि फ्यूचर में रिस्की एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको हम फाइंड करते हैं। फिर हम देखते हैं एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द रिस्क एलिमेंट। जितने भी हमने देखा, हमने फॉर एग्जांपल 50 रिस्क पॉइंट फाइंड कर लिए कि यहाँ पर रिस्क क्रिएट हो सकता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके मुताबिक इन सभी स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से हमने एक एम्प्लॉई था, उसको हमने ना सिर्फ कंप्यूटर के बारे में ट्रेन किया, फिर हमने उसके ऊपर ईआरपी की ट्रेनिंग्स के ऊपर भी जो है ना एक्सपेंस है वो भी बियर किए उसके लिए। हमने उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि वो ईआरपी के सिस्टम को एडमिन कर सके। ठीक है, हुआ ये हो सकता है, ये हम रिस्क है कि ये बंदा किसी और जगह से कुछ अच्छा इसको पैकेज मिले और हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना चले जाए। तो ये हमारे पास एक पोटेंशियल रिस्क एलिमेंट है कि जी हमने इस बंदे को बड़ा ट्रेन किया है और ये इसका मेजर रोल है कि इसने ईआरपी को एडमिन करना है, ईआरपी को एडमिनिस्ट्रेशन डाटा सपोर्ट देनी है। तो अगर ये छोड़ जाए तो ये रिस्क है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इस तरह के कितने रिस्क हैं, ठीक है, और उनका कितना कितना इम्पैक्ट होगा। अगर ये बंदा छोड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या उसी दिन ईआरपी बंद हो जाएगा या हमारे लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। इस तरह की चीज़ों के हम गौर करते हैं कि अगर ये रिस्क हैपन हो जाए तो इसका ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, ईआरपी की वर्किंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम ये भी देखते हैं कि इस रिस्क से आपके कॉस्ट के ऊपर, बजट के ऊपर, टाइम के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, वर्किंग के ऊपर कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। फिर हम क्या करते हैं, असेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क एलिमेंट। हम ये असेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि अगर ये रिस्क अक्कर होने के चांसेस कितने हैं, उस खास पर्टिकुलर एम्प्लॉय के छोड़ जाने के कितने चांसेस हैं, उसको हम मुख्तलिफ तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कितनी कम्पिटिटिव जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो फ्यूचर में, पास्ट में उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो कितनी ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर चुका है, या आम तौर पे ऑन एवरेज वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना वक्त स्पेंड करता है। या हम ये देख सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में दिए जाने वाले पैकेज और दूसरी फैसिलिटीज से कितना ज़्यादा जो है ना वो सेटिस्फाइड है। तो हम उस रिस्क की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि कितने % चांस है कि ये बंदा छोड़ जाएगा। हम कहते हैं लेट्स सपोज 10 और 20% चांस है, 80% चांस है कि ये हमारे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट हम ये इसको लीव नहीं करेगा। फिर हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज। हमने जिस तरह 50 रिस्क लिए थे ना, उसमें से मैंने आपको एक एग्जांपल दी, उन 50 रिस्क में से प्रोबेबिलिटी हर एक की लिख लेते हैं कि कौन सा रिस्क अकर हो सकता है। ऊपर हमने उसका इम्पैक्ट भी कैलकुलेट कर लिया है। फिर हम यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, जिसका इम्पैक्ट और प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे टॉप पे होगा। इससे मुराद ये है कि हमारे लिस्ट, जो रिस्क की लिस्ट है,
उसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी वो जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो चीज़ अक्कर हो जाएगी, वो रिस्क अक्कर हो जाएगा, हम उसका सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसका सोल्यूशन के बारे में अगले स्टेप पे हम प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हम कहते हैं कि जी जो ना वो हमारे पास जुलाई एंड और अगस्त जो होता है ना, ये हमारे पास मानसून का सीज़न होता है, और मानसून में डेफिनेटली जो ना वो थर्ड और फोर्थ डे पे बारिश आ रही होती है। तो हम कहते हैं कि जी इस दौरान जो हमारे पास सीमेंट है और जो बाकी सैंड एक्सेट्रा जो हमारे पास हार्डवेयर मटेरियल है जिसके थ्रू हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, वो ओपन एयर में पड़ा होगा। तो ये रिस्क है कि वो इतनी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो बारिश की वजह से ख़राब ना हो जाएं। वो हमने प्रायोरिटाइज़ कर ली कि हमने चीज़ें जो ना किसके प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी को पहले रिजॉल्व करेंगे। लास्ट स्टेप पे हमने उसका मिटिगेशन प्लान बनाना होता है। मिटिगेशन प्लान से मुराद ऐसा प्लान होता है जो कि सिवेरिटी को डिक्रीज़ कर देता है। हम ये नहीं कहते ख़त्म कर देता है, ख़त्म नहीं कर सकता, डिक्रीज़ कर सकता है, उसके अक्रेंस के चांसेस को कम कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर हम बात कर रहे हैं उसकी एम्प्लॉय की, जिस एम्प्लॉय ने उसको आपके ERP को एडमिन करना है, तो हमें ख़तरा है कि कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन को लीव ना कर जाए। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, मिटिगेशन प्लान बनाते हैं। इस तरह के प्लान्स में दोनों तरह की पॉलिसीज शामिल हो सकती हैं। ड्राउ दम काउ से भी हो सकता है, या ये कि फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ कर दें। बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं कि गाड़ी वगैरह दे दी, जो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसको गाड़ी दे देते हैं, रहाइश दे देते हैं, पैकेज इंक्रीज़ कर देते हैं, ये फैसिलिटीज़ दे देते हैं। और दूसरे नंबर पे मेथड होता है कि हम उसके साथ बाउंड साइन कर लेते हैं कि जी जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशन लीव करनी है आप प्रायर 3 मंथ नोटिस देंगे, अदरवाइज़ आप इतनी सैलरी सबमिट करवा रहे होंगे या ये फैसिलिटीज़ जो है ना ये आपकी हज़फ हो जाएंगी। इस तरह के बाउंड साइन किए जाते हैं और आमतौर पर ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं कि जी ये मानसून के सीज़न में जो है ना वो जो रियल वर्ल्ड ERP के एग्जाम्पल तो नहीं है, खैर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ये कि कंस्ट्रक्शन चल रही है यूनिवर्सिटी की एक साइट के ऊपर, और जो हमने देखा है कि मानसून के सीज़न में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले से एक ऐसा जो है ना वो रूम क्रिएट कर लेते हैं, एक ऐसा बाउंड्री वॉल जो कि कवर्ड होती है, छत वगैरह एक्सेट्रा होती है, वो एक क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम इस तरह की जो इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ें वहाँ पे प्लेस कर लें। तो कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिससे रिस्क को 100% कवर किया जा सकता है, और कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं कि जो कि रिस्क के फैक्टर को मिटिगेट करते हैं, उसकी सिवेरिटी को कम कर देते हैं। तो हम ये प्लान बनाते हैं। ठीक है, अब ये रिस्क की प्रॉपर्टी है कि हो सकता है कि आपने तमाम रिस्क को टैकल करने की स्ट्रेटजी बनाई हुई हो, लेकिन वो रिस्क अक्कर ही ना हो। ठीक है, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपने जो रिस्क को टैकल करने के लिए स्ट्रेटजीज अपनाई होती हैं, जिन रिस्क को वो रिस्क अक्कर नहीं होते, कुछ नए टाइप के रिस्क जो है ना वो अक्कर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं जो हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेस की स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि रिस्क को टैकल करने के 2 तरीक़ाकार हैं। एक होता है प्रोएक्टिव रिस्क, दूसरे होते हैं रिएक्टिव रिस्क। जो प्रोएक्टिव रिस्क है वो ये है कि जी हमें पता है कि मानसून में बारिशें होती हैं, तो हम एक अलग से कमरा तैयार करके वहाँ पे सीमेंट वगैरह एक्सेट्रा रखें ताकि ये चीज़ें बारिश की वजह से ख़राब ना हो। ये हमारे पास है प्रोएक्टिव रिस्क, हम पहले इसका रूम क्रिएट कर लेते हैं। और रिएक्टिव रिस्क है, वो कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं है, हो सकता है बारिश ना हो, हाँ अगर बारिश होगी तो एट द टाइम हम क्या करते हैं, कुछ उसके ऊपर पॉलीथीन एक्सेट्रा या उसको उठा के जो है ना वो जो लेबर है उसके थ्रू किसी जगह पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारे पास एक मिटिगेट प्लान है। तो रिएक्टिव रिस्क जो होते हैं बाज़ दफ़ा इनके ऊपर कॉस्ट कम आती है, आमतौर पे कॉस्ट कम आती है, और होता ये है कि रिस्क के चांसेस जो है ना, रिस्क से जो हमारे पास सिवेरिटी होती है, नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो हमारे पास प्रोएक्टिव रिस्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि हम हर वक्त तैयारी कर रहे होते हैं। ये जो आपको एक्सचेंजेस नज़र आती हैं मोबाइल फ़ोन की या मुख्तलिफ कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, उनमें आप देखते हैं कि आपको ना एक दीवार के साथ रेड कलर का एक सिलेंडर सा लटका हुआ नज़र आता है। दिस इज़ फायर एक्सटिंग्विशर। उसके अंदर जो है ना वो कुछ गैसेज होती हैं जो कि फौरी तौर पे आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि ये हो सकता है शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि ये वायरिंग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कोई स्पार्किंग हो या किसी जगह से कुछ आग लग जाए तो फौरी तौर पे हम उस आग के ऊपर काबू पा लें। ठीक है, ये एक प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, मिटिगेशन स्ट्रेटजी है।
तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह जो है ना वो प्लेसेस होती हैं, जिस तरह से एक्सचेंजेस हैं, PTCL एक्सचेंज है, मोबाइल फ़ोन एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो हो सकता है कि एट अ टाइम कोई बंदा वहाँ पे ना पहुँचे और आग 10 से 15-20 मिनट में उतना नुकसान कर दे जो कि उस ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बीरेबल ना हो। तो वो क्या करते हैं, स्मोक चेक्स लगाते हैं वहाँ पे, जो है ना वो प्लांट्स सेट किए जाते हैं जो कि हीट को सेंस कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली मुख्तलिफ जगह के ऊपर। अब देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो पिछले 15 साल से एक फायर अलार्मिंग कंपनी को पेमेंट कर रही है, ठीक है, और अच्छी खासी पेमेंट कर रही है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, और 15 साल में कभी एक दफ़ा भी उस जो है ना वो स्पेसिफिक रूम के अंदर जहाँ पे ये सारे सर्वर्स और एक्सटेंशंस पड़ी हुई हैं, कभी भी वहाँ पे आग नहीं लगी, ठीक है। तो 15 साल से वो पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी ऑफ रिस्क के ऊपर, ठीक है, कितनी इसका इम्पैक्ट होगा और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसके मुताबिक हम उसकी प्रायोरिटी हमेशा सेट होती है इन 3 फेजेस के ऊपर, ठीक है। उसका पोटेंशियल रिस्क एलिमेंट कौन सा है, इम्पैक्ट उसका नुकसान कितना हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी चांसेस कितने हैं। तो रिस्क, अब देखें एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने सिर्फ फायर जो है ना वो एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं कि किसी जगह पे उनको लेट्स सपोज स्मोक नज़र आती है, थोड़ा सा स्मोक नज़र आ रहा है कि जी यहाँ पे हो सकता है किसी जगह पे शॉर्ट सर्किट हो, या स्मेल आ रही है उनको स्मोक जो है ना वो किसी चीज़ जलने की, तो वो फौरी तौर पे फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं और उसको बुझा लेते हैं। अब देखिए कहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन 15 साल से फायर अलार्मिंग कंपनी को पेमेंट कर रही है, वहाँ पे फायर फाइटर्स होते हैं, वहाँ पे टेक्नीशियंस होते हैं, वहाँ पे वो जो उनका प्लांट्स फिट हुआ हुआ है, वहाँ पे गैसेज एट्सेट्रा हैं, वहाँ पे जो फायर हाइड्रेंट्स लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें बीयर कर रही है, लेकिन कभी भी आग नहीं लगी। ये प्रोएक्टिव रिस्क ऑलवेज एक्सपेंसिव होता है, रिएक्टिव रिस्क लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है अगर हम रिएक्टिव वे में उसको डील करते हैं। तो बेटा जी ये हमारे पास, इसी को कंटिन्यू करेंगे फिर अब कल के लेक्चर में। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।